नमस्कार दर्शकों, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और आज इस डिबेट में हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक हालातों पर कि बिहार किस ओर राजनीति में जा रहा है और बिहार का क्या भविष्य होने वाला है आने वाले समय में। और जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे क्या बिहार कभी उबर पाएगा, जो जात पात की राजनीति हो रही है। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए रोहित सर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इकोनॉमिक्स के फैकल्टी भी हैं और यूपीएससी के बहुत जाने माने फैकल्टी माने जाते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री आदित्य पासवान जी, जो कांग्रेस यंग्स ब्रिगेड जो है सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस डिबेट में। तो सबसे पहले सर मैं शुरुआत करूंगा रोहित सर से एक सवाल का कि सर बिहार की राजनीति में आज ये बिहार की जो राजनीति है किस दिशा में जा रही है, इसको लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है, आज जिस भी पॉलिटिकल लीडर का आप बयान देखें वो जात पात की राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर भी अगर की भी बात कर ले तो उन्होंने भी जात पात की राजनीति शुरू कर दी। तो कहता ना कि एक ही तरह के सुर सभी लोग गा रहे हैं, किसी के पास कुछ और है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं किसी। इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे अगर हम बात करें, धन्यवाद अभिषेक जी। अगर हम बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें, वर्तमान अगर परिदृश्य की बात करें, तो थोड़ा सा बिहार के जो युवा हैं, अब पहले का बिहार अब नहीं रहा। अगर बेहतर तरीके से अगर हम समझेंगे, अगर हम पुराने काल में थोड़ा सा हम बिहार के पृष्ठभूमि पर अब चलेंगे, किसी जमाने में बिहार जो है पूरी भारत को रिप्रेजेंट करता था। मगध और इस तरीके की बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन वो कहानी और वो नॉस्टेल्जिया में रहकर शायद हम लोगों ने सिर्फ ये समझ करके रह गया कि बिहार किसी जमाने में भारत को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन आज वही भारत का सबसे निचले स्तर पर है। गरीबी की बात करें तो बिहार सबसे नंबर 1 गरीबी में, अगर भूखमरी की बात करें तो नंबर 1 में, बेरोजगारी की भी बात करें, यहां तक कि अगर जनसंख्या अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर नंबर 1 में देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी में। लेकिन अब बिहार थोड़ा सा बदल रहा है, क्योंकि बिहार में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति वर्तमान में कई महत्वपूर्ण दिशाओं में भी बढ़े। जैसे अगर गठबंधन की राजनीति की बात करें, आजकल बिहार में गठबंधन की राजनीति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए के गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस और अन्य दल के लोग हैं। लेकिन ये लोग भी उस स्तर पर बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि बिहार की राजनीति में एक प्रभावी ढंग से हो सकता है। उसी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक सुधार की अगर हम बात करें तो बिहार की बुनियादी ढांचा जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, बिहार के पास कोई इस प्रकार के संसाधन तो है नहीं। हमारे पास सिर्फ ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में वो क्वालिटी नहीं है हमारे पास, जो कि जापान के पास भी नहीं है। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास संसाधन नहीं है, प्रकृति संसाधन, इसके बावजूद भी वो डेवलप्ड कंट्री में आता है। बिहार के पास वो पोटेंशियल है, लेकिन वो ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी बिहार के अंदर में नहीं है। तो युवा आजकल जो है सामाजिक और आर्थिक के विकास के आधार पर युवा दिन पर दिन बदल रहे हैं, युवाओं की भागीदारी बदल रही है। अगर युवाओं की भागीदारी नहीं होती तो प्रशांत किशोर जैसे लोग जो है मार्केट में नहीं आते। रही बात प्रशांत किशोर जी की जातिगत की बात है, तो बिहार में तो जाति परंपरा और प्रतिष्ठा ये सब सदियों से चली आ रही है, तो इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं मुखौटे के सामने हो सकता है कि वो चेहरा दिखा रहे हो कि मैं जातिगत से बाहर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति होगी ही होगी। बिना जातिगत राजनीति का बिहार में संभव ही नहीं है। सर मैं आदित्य सर के पास थोड़ा जाऊंगा। रोहित सर ने एक बात कही, ह्यूमन कैपिटल। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो बिहार की जो मतलब भारत की जो आजादी में सबसे अहम रोल कांग्रेस का रहा। 50 साल भाजपा भी इस बात को मानती है कि 50 साल आपने राज किया, शासनकाल वो गिनवाती है हर अपने बयान में। तो ऐसा क्या हो गया कि 50 साल के बाद भी आज एक अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे आरोप लगे। अब वो चीजें खत्म हो गई। अब करंट राजनीति में जो चीजें चल रही है, आज भी राजनीति में वही चीजें, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। लेकिन जब ह्यूमन कैपिटल की बात आती है तो आपके 50 सालों के भी कार्यकाल को देख लिया जाए, तब भी ह्यूमन कैपिटल वही था, आज भी वही है।
बिहार के लोग ह्यूमन कैपिटल के तौर पे पलायन करने के लिए पंजाब वगैरह जा रहे थे, आज भी जाते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो मेरा सवाल यह है कांग्रेस के नाते आपसे कि आप क्या विजन देखते हैं बिहार के लोगों के लिए आज की तारीख में, और कैसे इसको रोक सकते हैं अगर बिहार के लोग कांग्रेस पर भरोसा करें तो? थैंक यू अभिषेक जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, मैं जैसे रोहित जी पूर्व से लेके चले और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ह्यूमन कैपिटल की बात की, बहुत अच्छा बात किया उन्होंने कि ह्यूमन कैपिटल का तो बेस्ट एग्जांपल अगर पूरे दुनिया में कहीं देखेंगे हम लोग तो चीन, उसका चाइना बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आज किस तरह से चाइना राइट। ह्यूमन कैपिटल के आधार पे ही कितना आगे आ चुका है और बिल्कुल, बिल्कुल, विश्व की बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में चाइना एक बड़ा नाम आज के दिन में है। एंड आई थिंक इट इज ह्यूमन कैपिटल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ देयर राइज, है ना, पिछले जो Right. 15-20 साल में चाइना का जो राइज हुआ है। तो ह्यूमन कैपिटल तो पहले आज से 50 साल पहले था, वो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई बिहार में। और बिहार में देखिए, जब देश आजाद हुआ उसके बाद बिहार में के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण बाबू थे, वो कितने विपरीत स्थिति में उन्होंने बिहार की सत्ता उन्हें मिली। जो विपरीत स्थितियों में उन्होंने सुधार किया, जो स्टार्ट किया, जो औद्योगिकरण किया, वो काबिले तारीफ है। आप देखिए, उस समय के उद्योग जो स्टार्ट किए हुए थे, चाहे वो शुगर मिल्स हो, आप 1950-57 में एचईसी आया, आज का जो झारखंड है तब यूनाइटेड बिहार था, वो एचईसी उस वक्त आया, उन्होंने बाहर की मशीनरी, बाहर का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको देख करके नेहरू जी से विशेष करके रिक्वेस्ट किया और एचईसी को झारखंड में लाया, जबकि नेहरू जी उसके लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन श्री बाबू के लगातार प्रयास के बाद एचईसी झारखंड में आया और आज के झारखंड में, सॉरी, उस वक्त बिहार था, और हजारों लोगों को नौकरी मिली। और किस तरह से शुगर मिल्स आए, सिल्क का व्यापार बिहार में हुआ, और अलग अलग तरह से। जब वो उस समय रास्ते नहीं होते थे, विपरीत परिस्थिति, लोग बैलगाड़ी से चलते थे, तब बिहार को उन्होंने प्रगति पथ पर अग्रसर किया औद्योगिकरण के माध्यम से। क्या हो गया कि ह्यूमन कैपिटल तो बढ़ता गया, लेकिन आज वो ह्यूमन कैपिटल खुद अपने स्टेट के लिए यूजफुल नहीं है। मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आप देखेंगे लालू जी के कार्यकाल को ब्लेम किया जाता है कि जंगल राज का, ठीक है, वो उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो एक समाजवाद का दौर था। जो हमारा भाई जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ था, उसे बोलने की शक्ति मिली, उसे हक और हिस्सेदारी पाने के लिए एक आवाज दिया लालू जी ने। तो हमको उस दौर को उस तरह से मान सकते हैं। बाकी क्राइम तो तब भी था और अब भी है। आज देखिए बिहार में क्राइम की क्या स्थिति है। 2005 में जब नीतीश जी आए तो लगा कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर है, वो बिहार को प्रगति पथ पे अग्रसर करेंगे। डेफिनेटली पहले 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है और सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो 2010 के बाद जो जिस तरह से डिरेल हुए, वो आज तक मुझे लगता नहीं है कि वापस वो ट्रैक पे आ पाए हैं। और ह्यूमन कैपिटल बिहार का वेस्ट हो गया। लोग बड़ी संख्या में साल दर साल पलायन करते गए हैं और कर रहे हैं। आई एम श्योर रोहित जी के पास डेटा सब होगा, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, तो डेटा में, हाँ बिल्कुल, तो आपके पास वो डेटा भी होगा। काफी टाइम में बिहार को छोड़ के काफी समय दूसरे जगह पे दिल्ली वगैरह में मैंने काम किया हुआ है। एग्जैक्टली सर, अगर का इस्तेमाल तब हो पाता, वो ह्यूमन कैपिटल का यूजफुलनेस तब हो पाता जब यहाँ औद्योगिकरण होता। और बिहार में असीमित, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछिएगा तो इमेंस कैपेबिलिटीज है बिहार के अंदर, असीमित संभावनाएं हैं। हम जब बिहार झारखंड जब अलग हुआ, बिहार झारखंड अलग होने के बाद सारे जितने भी मिनरल्स थे वो चले गए झारखंड में। हम चारों तरफ से नदियों से गए, लेकिन फिर वो जो नदियां थी हमारे लिए, वो एक समझिए कि वरदान है, वो फर्टाइल हमारी लैंड को करती है वो। तो अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर बिहार के मुख्यमंत्री काम करते, जो कि हमेशा बोला जाता है कि हम करेंगे या हो रहा है, लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं कभी भी। पिछले 19 वर्षों में वो होता हुआ दिखा नहीं। अगर उसमें काम होता, सर मेरा आपको बीच में टोकने का, अगर उसमें वहां पे काम होता तो ये पलायन नहीं होता। वो ह्यूमन जो कैपिटल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो यहीं पे वो उसका इस्तेमाल होता और लोगों को पलायन नहीं होता, लोग अपने घरों में रहते, लोगों को नौकरी मिलता। और ह्यूमन कैपिटल सिर्फ लेबर से नहीं होता है, वो ह्यूमन कैपिटल का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब एवरी लेवल। आज जो बच्चे 1-2 लाख रुपया सैलरी पा करके दिल्ली, मुंबई या अलग अलग शहरों में हैं, उन्हें भी तो अगर बड़े उद्योग यहाँ आते, बड़े आईटी पार्क डेवलप होते, तो उन्हें भी तो यहाँ जॉब मिलता। तो ह्यूमन कैपिटल एट ऑल द लेवल्स
सारे लेवल पे वहां पे यूजफुलनेस होता, लेकिन वो हुआ नहीं। और बड़े अफसोस की बात है, 19 वर्षों के बाद भी आज अगर आज के देखिए जितने भी राजनेता है बात करते हैं तो या तो धर्म को लेके बात करते हैं, जात को लेके बात करते हैं, और बिहार में लगातार लगातार देखिए किस तरह से शोषण उत्पीड़न लगातार हो रहा है। और आज के टाइम में अगर ये हो रहा है, लोगों की मेंटालिटी आज भी वही है जो आज से 100 साल पहले हुआ करती, तो ये शर्म की बात है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? आज के यूथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे लगता सर है कि अभी मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की हाँ बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है बिहार में। एक चीज जो जी। आपने कही कि लालू हाँ यादव के कार्यकाल रहा यहाँ पर, और उस समय भी गठबंधन में आपकी सरकार थी यहाँ पर। मेरा सवाल घूम फिर के वही था कि जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस पे लोगों ने भरोसा किया और कांग्रेस के साथ रही पब्लिक, और पब्लिक का जब तक हुजूम नहीं मिला देश आजाद हो नहीं सकता था। ये कहना गलत होगा सरासर कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आजादी, पूरे देश के लोगों ने मिलकर इसको आजादी दिलवाई। कांग्रेस का बड़ा नहीं रोल था। कांग्रेस ने अभिषेक कांग्रेस जी ने मैं कभी भी यहाँ ऐसा पर नहीं कहा ये कि सिर्फ कहना कांग्रेस का स्ट्रगल है, ये नहीं, पूरे मतलब देश का मेरा लोग पॉइंट, मैं एक मेरा थोड़ी सी बिल्कुल मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है सर कि जब आप कहते हैं कि 50 सालों का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, 50 साल जो है सर्विस दी है कांग्रेस ने भारत को। अब बात करते हैं लालू यादव के कार्यकाल जब आपका गठबंधन थी, तो जो आप कह रहे हैं जो भरोसा उस समय कांग्रेस पे था, वो भरोसा आज की डेट में बिहार की ही बात कर लें तो बिहार में वो चीज क्यों नहीं पनप पा रही है कि कांग्रेस जो है, जो कि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो भरोसा क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस एक सिंगल स्टैंड निकल कर आए कि हाँ हम हैं, हम आपको बिहार के लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। फिर बाद में उनको वही गठबंधन करना पड़ता है, वही अभिषेक जात पात की जी राजनीति करनी पड़ती है, वही आरक्षण मैं की इस बात करनी पड़ती है। इस प्रश्न का जवाब थोड़ा मैं देना चाहता हूं। जी 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 एक थोड़ा रोहित सर, सा जी यूपीएससी फैकल्टी होने के नाते, जैसा जी कि बिल्कुल हम बिल्कुल लोग राजनीतिक शास्त्र में अक्सर ये पढ़ा करते हैं कि राजनीति और रणनीति दो चीजें होती है। जब बिल्कुल कोई राजनीतिक दल अगर जन कल्याण और सामाजिक हित के स्तर से अगर राज्य और देश में कार्य करती है तो उसे हम राजनीति कहते हैं। लेकिन जब वही राजनीति दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए रणनीति के आधार पर अगर कार्य करती है, उसका नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को विचार में न रखकर कार्य करती है, तो उसे हम रणनीति कहते हैं। आज की अगर राजनीति की बात करें, आजादी के बाद अगर 10-12 या 10 साल के बाद की बात करें, 10-15 साल के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो वहां से परिदृश्य बदलने लगा और लोगों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का एक पहलू देखा और उसी के आधार पर लोगों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की, जिनमें जन कल्याण का भाव बहुत कम दिखने लगा और जातिगत और धार्मिक मुद्दे आने लगे और उसके आधार पर सत्ता को प्राप्त किए जाने लगे। परिणामतः ये है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार गरीब नहीं है, बिहार को गरीब बनाया गया है। बिहार बेरोजगार नहीं है, बिहार को बेरोजगार बनाया गया है। यहां तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत में आज भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ह्यूमन कैपिटल की बात मैंने मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कई इकोनॉमिस्ट ने यह कहा था कि इंडिया शुड बी लर्न विद द चाइना। China is the second largest economy in the world because of the human capital. But right now, India should be also become a second largest in the economy in the world. Because आज इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बनना चाहिए था ह्यूमन कैपिटल के, लेकिन हम ह्यूमन कैपिटल पर काम कर कहां रहे? हम तो राशन पर काम कर रहे हैं। हम तो काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको लोकतंत्र के आड़ में है, लोगों को गुलाम बनाया जाए। भले ही आज भारत देश के अंदर में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के आड़ में लोग राजतंत्र है। मुझे लगता है कि 5 साल से ज्यादा किसी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता को प्राप्त करने नहीं देना चाहिए। शायद वो सत्ताधारी जो है। मैं यहीं से सवाल आदित्य सर के पास लेके जा रहा हूं कि सर, क्या आज के समय में जो भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, सिर्फ इसलिए सत्ता में आ रही है क्योंकि अब वो रणनीति बना रही है? बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं। आज हम बीजेपी की बात करें, मैं 100% एग्री करता हूं कि आज जो पहले सेवा भाव हुआ करता था, आज वो राजनीतिक दल लैग करते हैं। खासकर देखिए भारतीय जनता पार्टी बाय हुक और क्रुक, आप देखिए किसी तरह से भी उसकी रणनीति हमेशा बनती है कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे सत्ता, किसी भी तरह से सत्ता उससे प्राप्त करना है। तो ये गलत तो सर, फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ये बयान आना, जी सर, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ये बयान आना कि अभी रिजर्वेशंस को लेकर जब उन्होंने बात की, तो वो भी एक मुद्दा है राजनीति का, रणनीति का।
राजनीति नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बात करते हैं सामाजिक कल्याण का, तो अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उन जनरल स्टूडेंट्स का क्या होगा जब वो 400 नंबर लाते हैं और कोई 100 नंबर लाके पास कर जाता है, तो ये तो पूरा ही डेविएशन हो गया। नहीं, अभिषेक जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अग्री विथ यू ऑन दिस। मुझे अगर थोड़ा टाइम दीजिएगा तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा। बिल्कुल जी। हाँ, तो देखिए, राहुल जी ने रिजर्वेशन पे बात इसलिए की क्योंकि आज लगातार देश में आरक्षण पे अटैक हो रहा है, लगातार, और ये इतना ज्यादा आक्रमण आरक्षण पे और अनुसूचित जाति जनजाति पे जितना पिछले 10 साल में हुआ है, कभी नहीं हुआ। पहली चीज सर, तो वो सर मेरा यही सवाल था कि आरक्षण अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ जाति जनजाति पे क्यों नहीं हम उसके क्वालिफिकेशंस की रिजर्वेशन की बात करें। अभिषेक जी, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा इस पर। वास्तविक आदित्य सर रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हुई थी, संवैधानिक सभा जिसे कहते हैं, तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण का मुद्दा लाया था। आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का जो महत्व था उस वक्त, उस समय दबे कुचले लोग, जो समाज के लोग थे, जो वास्तविक रूप से सामाजिक रूप से दबे कुचले लोग थे, उनको बराबरी करने का मौका एक था। जैसे उदाहरण के तौर पर टाइम लिमिट था, 10 साल के लिए था। एक विकलांग व्यक्ति को बैसाखी जो है, एक उन सबके लिए एक सहारा मिलता है। लेकिन क्या आज के राजनीतिक दल आरक्षण के सही मतलब को समझ पाते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द रिजर्वेशंस और किस व्यक्ति को रिजर्वेशन देना चाहिए? मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी ऐसे तबके के लोग हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भी वो आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहां तक कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आरक्षण की आवश्यकता है। यानी वास्तविक रूप से यहां पर सरकार का बहुत बड़ा विफलता है, जो आरक्षण के मुद्दों को न तो समझ पाई है और न उसे बेहतर तरीके से लागू कर पाई। इस बात पर यह कहना होगा कि आरक्षण आज एक रणनीति या कहे कि ताश की एक इक्का की तरह इसका प्रयोग किया जा रहा है राजनीति के अंदर में। वास्तविक रूप से राजनीतिक दलों को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। Adit sir, I don't agree with you on this. Give me 5 minutes. मैं इस पे अपना पक्ष रखना चाहूंगा। ठीक है ना? तो देखिए, आरक्षण जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश में आरक्षण इसलिए दिया कि वो छुआछूत से ऊपर उठने में मदद कर सके लोग। आरक्षण कभी भी, आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं रहा। फर्स्ट थिंग, छुआछूत के आधार पे आरक्षण दिया गया। आज देश में आप देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। छुआछूत के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 था पहले से। मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा। अगर वो भी मान लिया जाए, वो भी तो महज 10 साल के लिए ही थी ना, फिर उसको हटाया क्यों नहीं गया? और कोई भी सरकार जो आई वो क्यों नहीं हटा पाती है? और जहां रिजर्वेशन की बात होती है तो इस तरह के बयान आते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही होती है वो बैकफुट पे आ जाती है, पब्लिक वोट नहीं करती है, क्योंकि पब्लिक को भी चाहिए। अभिषेक जी, लेट मी कंप्लीट। संविधान पढ़ेंगे तो आरक्षण का उसमें जब पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ 10 साल के लिए था, उसमें प्रावधान थे। ठीक है, प्रावधान थे। तो हाँ, प्रावधान थे वो। तो जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और आरक्षण पे लगातार बार बार अटैक किया गया, ये आरक्षण जो दिया गया वो छुआछूत के आधार पे दिया गया था। जैसे अभी रोहित जी ने कहा कि आर्थिक होना चाहिए। ठीक है सर, मैं तो आज के डेट पे देखिए, देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। मैं कुछ एक एग्जांपल्स देता हूं कि छुआछूत कैसे आज भी लोगों के बीच में है, मानसिकता वो भी आज भी है। राष्ट्रपति कोविंद जी थे, वो पुष्कर में मंदिर में गए, उन्हें मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया गया। मैडम मुर्मू का भी आप एग्जांपल देंगे? हाँ, मैडम मुर्मू, नहीं एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल्स है। मैडम मुर्मू गई वहां पे, उन्हें टाइम का हवाला, समय का हवाला देकर के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जीताराम मांझी जी मंदिर में गए तो मंदिर धुलाया गया। उसके बाद आज के डेट में मूंछ रखने पे हत्या कर दी जा रही है। आज के डेट में अगर कोई वेल ऑफ है तो उसको शोषण और प्रताड़ना उस पर किया जा रहा है। आप छोटे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो होते हैं वेल ऑफ नहीं है, वो शोषण और प्रताड़ना तो छोड़ दीजिए, इतनी बुरी तरह से हो रहा है कि आज बच्चियों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनके स्तन काट दिए जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। बिहार में लगातार ऐसी
वारदात हो रही हैं, और पूरे देश में भी आपने देखा, देश में बहुत चर्चित केस हुआ, किस तरह से एक बच्ची की बलात्कार कर दिया गया, उसे जला दिया गया। तो एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक आईपीएस, अभी 2022 का बात है, उसे अपनी शादी में सिक्योरिटी मांगना पड़ा क्योंकि वो अलाउड नहीं था वहां पे कि वो घोड़ी पे बारात जा सके। बताइए, एक आईपीएस। तो लोगों की मानसिकता क्या है अभी भी यही है कि आप आईपीएस बन जाएं, मंत्री बन जाएं, या कुछ और बड़े बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन मानसिकता वही है कि आपको उसी सोच के साथ रहना है। जहां आपकी जगह है, अगर आपको जगह बताया गया है कि आप शूद्र हैं या अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आपका स्थान नीचे है, आपको वहीं रहना है। तो जब तक ये मानसिकता नहीं चेंज होगी, तब तक मुश्किल है। और दूसरी बात कि आज भी जो कहा जाता है ना कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस, आईपीएस या वेल ऑफ हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पीठ घुमाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो तो कहेगा उसकी उनकी जात के बारे में कह के वो बात किया गया। और मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है, वेल ऑफ होने के बावजूद भी शोषण और प्रताड़ना करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो ये आरक्षण में समीक्षा का प्रश्न अभी उठता ही नहीं है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज जिसके लिए आरक्षण दिया गया था, जब तक वो प्राप्त नहीं हो पाए, तो आरक्षण पे कैसे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में भी उसमें उप वर्गीकरण कर दिया। आज नहीं कल देखिए उसको जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से उसको निरस्त होना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके लिए बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपने कहा अभी एक आदमी 400 लाता है नंबर, एक आदमी 100 नंबर लाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कल टीचर का जो हेडमास्टर्स का जो अभी रिजल्ट आया है, आप उसका कट ऑफ देखिए। कट ऑफ 67, 68 में जनरल लोग का कट ऑफ है, आपको 50s में SC ST का कट ऑफ है, तो कहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये सब बनाने वाली बातें हैं अभिषेक। फिर भी डिफरेंस तो सर 10 नंबर का हो जाता है, एक नंबर से भी पास फेल होता है। अब मैं रोहित सर के पास थोड़ा लेके चलूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। हाँ, एक आदमी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के कोचिंग करता है, और एक आदमी स्ट्रीट लाइट में लैंप के नीचे पढ़ के एग्जाम देता है, तो दोनों में फर्क तो है ना। दोनों में बिल्कुल फर्क है। एक आदमी वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है कि जहाँ बत्ती नहीं होती है, मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है। सरकार दिखाती है बहुत सब कुछ है कि हमारा स्कूल स्मार्ट है, लेकिन वो सिर्फ स्पेलिंग उसका स्मार्ट होता है। आज भी अगर रिजर्वेशन बहुत बड़ा वो टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए। मैं एक चीज रिजर्वेशन की रिव्यू की जाए, मैं बस एक कंप्लीट करना चाहता हूँ सर। आदित्य सर ने बहुत सारी बात सही भी कहा, और एक बात से मैं असहमत हूं। बाकी उन्होंने जो आज, जैसे उदाहरण के तौर पर एक थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर, एज ए यूपीएससी के होने के नाते, छुआछूत की बात रही तो बिल्कुल सर, छुआछूत के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 17 को ऐड किया गया था, ताकि भारत देश के अंदर में संपूर्णतः छुआछूत, भेदभाव की भाव कानूनन जो नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। रही बात आरक्षण की बात, ये बात सत्य था कि संविधान सभा ने आरक्षण तो लागू कर दिया, लेकिन माइंडसेट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा आज भी है। ये बात सत्य है, जैसा कि आपने उदाहरण के तौर पर कहा सर कि मैं भले ही पढ़ लिख कर बेहतर व्यक्ति बन जाता हूं, लेकिन मानसिकता हमारी आज भी नैरो है। आज भी हम किसी व्यक्ति को जातिगत रूप से अगर उदाहरण के तौर पर मुझे ही देखा जाए कि अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे जो भी, लेकिन सडनली कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आपकी कौन सी जाति है, और वो जाति आते ही सामने वाले के प्रति जो है ना मेरा भाव, जो प्रीजुडाइज है, जो परिकल्पनाएं है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक सरकार की बहुत बड़ी सफलता है, एक सामाजिक असफलता, जो आज भी 70 सालों में इस तरीके के छुआछूत और भेदभाव और आरक्षण जैसे मुद्दा पर वो काबू नहीं कर पाई है। तो हम कह सकते हैं सर कि यही तो है, हम सत्ता में अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों भेज रहे हैं? इसीलिए भेज रहे हैं ना कि ताकि आप हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समानता लेकर आए। समानता का अधिकार तो हमें यही देता है कि हर भारत के संविधान का हर व्यक्ति जो है वो भारतीय है, ना कि वो किसी जाति से संबंध रखता है, ना किसी की धर्म का। धर्म और जाति तो वो व्यक्तिगत हो सकता है। और रही बात, हम बात करते हैं इतिहास के कुछ पन्नों की बात करते हैं, तो इतिहास के पन्नों में ऋग वैदिक काल के 10वें मंडल में जब वर्ण सिस्टम की बात आई, तो वर्ण सिस्टम में 10वें मंडल में ये जाति नहीं था, वर्ण सिस्टम वो भी प्रोफेशन के बेस के आधार पर था। लेकिन कहीं ना कहीं सर हमें अपनी शक्ति को समझना पर होगा, हमें अपने अधिकार को लड़ना होगा, हमें उनको समझाना होगा।
रोहित सर, आदित्य सर को आपने कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी हाँ, सर। बात की कि सरकार का जो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ होनी चाहिए। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकारों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है, आरक्षण देकर के पूरा किया है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा एज़ अ गुड सिटीज़न, अच्छे नागरिक और अच्छे एक परिवार में जो बड़े होते हैं, पढ़ाई-लिखाई जो करते हैं, तो सामाजिक कर्तव्य हमारा जो है कि हम अपने जो हमारे पीछे जो जनरेशन है, उसे एक ऐसी टीचिंग दें जिससे कि ये जो मानसिकता है, वो खत्म होए। बहुत बड़ा एग्जांपल है, बिल्कुल देखिए सर। तो आईआईटी में एजुकेशन बहुत फेल्योर हो गया ना ये तो। ये भी दैट इज तो व्हाट आई एम एजुकेशन सेइंग, आई एम पॉलिसी का ट्राइंग टू फेल से। माना मैं आप जाएगा। हाँ, नहीं, राइट। एजुकेशन नहीं, देखिए आप अपने घर में क्या बात करते हैं, कैसा माहौल रखते हैं, वो आपके बच्चे सीखते हैं। आज आईआईटीज़ में जो बच्चे जाते हैं, वहाँ पे आईआईटीज़ में बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, उन्होंने सुसाइड किया है। क्योंकि उनका बहुत शोषण और प्रताड़ना वहाँ की गई है। क्यों? आईआईटीज़ में कौन पढ़ते हैं? मैक्सिमम जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, वही लोग जाते हैं वहाँ पे हैं, ठीक है? ब्रेन शार्प होता है, अच्छी जगह कोचिंग करते हैं, अच्छे स्कूलों से रहते हैं, वो पहुँचते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे जो एससी, एसटी के बच्चे जाते हैं, उनका शोषण होता है, करते हैं, क्यों करते हैं? कहाँ से उन्हें वो समझ आता है? कहाँ से उन्हें वो समझ आती है कि ये डिफरेंशिएशन करने का? तो जब तक अपने घर में आप ऐसा माहौल नहीं बनाएँगे, वो ऐसा नहीं होगा। हम जब पढ़ते थे 80s का वो दौर, जब स्कूल में हुआ करते थे, 90s में जब कॉलेज में हुआ करते थे, हमने कभी कास्ट सिस्टम पे बात नहीं करी, कभी हमारे बीच में चर्चा भी नहीं होती थी। आज वही क्या हो गया कि इतना ज़्यादा हो गया, और खासकर ये पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से इसको प्रमोट किया जा रहा है, सरकार अपने फायदे के लिए डिफरेंशिएशन ला रही है ये, और लगातार एग्जैक्टली। देश में आरक्षण पे या जो ये सिस्टम है, इस पे अटैक किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो एज़ अ गुड पेरेंट, एज़ अ गुड सिटीज़न, हमें अपने अंदर ये चीज़ लाना होगा कि हम कैसे एक दूसरे को समझें। जब सर, हम अरे लोग भाई, जब ब्लड बहुत एक ज्यादा है तो फिर कहाँ लंबा से ये चले गए इस डिफरेंशिएशन हो गया? टॉपिक पे। मैं अब थोड़ा सा हाँ, मूव फॉरवर्ड करता हूँ। रोहित सर, एक सवाल है कि जो अभी जो लास्ट का जो ये पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, उसमें कांग्रेस ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, राइट। खास करके बिहार में, जो आरजेडी के साथ गठबंधन में थी। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब एक विजन अपना क्लियर बनाना चाहिए और एक स्टैंड लेना चाहिए कि उनका जो परफॉर्मेंस है, अब उनको अलग होके कुछ एक अलग राजनीति करनी चाहिए बिहार के लिए? देखिए ये बात सत्य है सर। हाँ, रोहित सर से लेकिन मैं सवाल लूंगा, फिर सर आदित्य हाँ, सर के पास प्लीज आता हूं। प्लीज। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है सर कि कांग्रेस में अगर हम देखा जाए, मैंने कांग्रेस को बहुत अध्ययन किया 1885 से लेकर के आज तक, प्रेजेंट तक के कांग्रेस को मैंने अध्ययन करने की कोशिश की है, हालांकि अभी भी अधूरा ही है। लेकिन देखा जाए तो सर, कांग्रेस आज भी वो जो जमीनी स्तर की जो पकड़ है, उस जमीनी स्तर को पकड़ने में असफल रही है। कांग्रेस के क्यों? पास टैलेंटेड नेता है। कारण समझना चाहिए, बहुत कम समय है सर, तो कारण हम लोग डायरेक्ट उस पर आते हैं। क्या कारण है, क्यों शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं? एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका शायद विजन क्लियर नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनका लीडर जो एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक स्ट्रांग, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी की एक फेस वैल्यू थी, राजीव गांधी की एक फेस वैल्यू थी, जवाहरलाल नेहरू की फेस वैल्यू थी। आज जो है नरेंद्र मोदी एक अपना फेस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप। वैसी किसी एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस ग्रामीण स्तर पर, उस जमीनी स्तर पर लेकर आना होगा। हालांकि सर, कांग्रेस की मंशा में कोई कमी नहीं, मुझे लगता है अभी तक की में सबसे ज्यादा मुझे ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो मुझे कांग्रेस ही लगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इस आधार पर मैं बात करूं जैसा कि हमने अध्ययन किया। तो कहीं ना कहीं विजन की कमी और जमीनी स्तर के पकड़ का अभाव कांग्रेस में रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस आज भी असफल है। दूसरी बात, रणनीति, जिस प्रकार से बीजेपी रणनीति करती है, रणनीति बनाती है, चाहे आप धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर पाती है, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि असफल रह पा रही है। मैं आदित्य सर के पास जा रहा हूं इस सवाल को लेके कि सर, जैसा इन्होंने कहा कि एक चेहरे की बात इन्होंने की, नरेंद्र मोदी का नाम लिया बीजेपी से,
राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है और जहां भी जाते हैं भीड़ इकट्ठा होती है। सीमांचल से मैं भी आता हूं, सीमांचल में जब वो आए थे तो मैंने देखा सीमांचल में भी काफी लोग उनके लिए क्रेज रखते थे। बट वो कन्वर्जन जो वोटर्स का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये जो कह रहे विजन की कमी जो दिख रही है, क्या ये वाकई में आप इसे मानते हैं कि विजन की कमी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो जो राहुल जी ने जो कॉल दिया है, जो हक और हिस्सेदारी की बात वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल जमीन पे उतरता हुआ नजर आ रहा है। और हमने वो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने अपने संगठन से शुरू की है, और जहां जहां कांग्रेस कांग्रेस की सरकार है, सरकारें अभी बनी हैं, वहां उस हिसाब से काम हो रहा है। और लोगों में लगातार विश्वास जो कांग्रेस के प्रति बढ़ा है, वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है बड़े तरीके से पूरे देश में बढ़ा। और आज राहुल जी, जैसे आपने कहा सीमांचल का जिक्र किया, जब आए तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रम किए, वो जगह जगह रुक के किसानों के साथ मिले, युवाओं के साथ मिले, अलग अलग कार्यक्रम किए, कनेक्ट पीपल लोगों के साथ जो कनेक्ट करना चाहिए वो हमेशा वो कनेक्ट करते हैं। इसी का नतीजा है कि जब वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो जब वो भारत जोड़ो यात्रा भारत की है, तो बहुत प्यार मिला भारत उनको छोड़ो। देश में। और आज देखिए कांग्रेस की सीटें कितनी बढ़ गई हैं, और आने वाला समय जिस हिसाब से राहुल जी हक और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश से उन्हें बहुत प्यार मिलेगा। और वापसी, कांग्रेस की वापसी की शुरुआत हो चुकी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसीलिए अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि लोगों को बांटे अपने फायदे के लिए, जो कि ये पिछले 10 सालों में, पूरी 10 साल में तो करने में सफल रही। लेकिन अब वापसी जब हम कर रहे हैं, तो किस तरह से देखिए वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं कि राज सिंह को बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को राइट बांटने सर। का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। और किस तरह से देखिए, हाँ। हमारा कैसे एक युवा भाई जो है आज उत्तर प्रदेश से मारा गया, धर्म के कारण ही मारा गया। तो ये गलत है क्या? गिरिराज सिंह के जो परिवार के लोग हैं, क्या वो सड़क पे दिखते हैं कभी? ऐसा जो धर्म के लिए जो ये लोग नाटक करते हैं, कभी किस बड़े नेता के घर से कोई दिखता है? कोई नहीं दिखता है। कौन दिखता है? सर बेचारा वही युवा जिसे नौकरी की तलाश है, वही युवा जो चाह रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, वही आता है और वही मारा जा रहा है। तो अब धीरे-धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए और सत्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं। हिंदुस्तान पहले भी एक था, आज भी एक है, कल भी एक रहेगा। ये कॉल ही देना गलत है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये क्या बात है भाई? हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वर्षों-वर्षों से एक साथ रहते आए हैं। और अभिषेक जी, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से हर आदमी का एक मुट्ठी होता है, 5 उँगलियां होती हैं, तो 5 उँगली है तो थोड़ा बहुत खटपट हर जगह होता ही होता है। वो कोई बात नहीं है। इतना बड़ा देश हमारा है, 150 करोड़ की आबादी है, तो कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो उसे आप इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे, ये गलत है। और देश के लोग अब समझ चुके हैं। अब इनकी ये वापसी का रास्ता इनका है। जिस तरह से हम वापस हो रहे हैं, कांग्रेस की सर वापसी हो रही है, राहुल जी पूरे वापसी पर देश में सिर्फ एक घूम रहे हैं, सवाल लूंगा, पूरे देश में जा रहे एक हैं। सवाल लूंगा सर, आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे। वापसी में आपने कहा कि तो बिहार विधानसभा जो 2025 में होने वाले हैं, या उपचुनाव ही ले लीजिए, उपचुनाव में तो उतना नहीं कुछ समझ में आएगा, लेकिन बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? मैं रोहित सर से एक बार सवाल लेना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहना चाहिए इस बार? सर कांग्रेस कह जिस लीजिए, प्रकार से महागठबंधन कह लीजिए। सर, बहुत कम शब्दों महागठबंधन में आपका। चाहूंगा कि हाँ। सर अगर आप देखेंगे तो बिहार तो ऑलरेडी बिहार रहा नहीं, यहाँ तो महागठबंधन है, क्योंकि यहाँ जाति में हम बटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस स्वयं से कभी नहीं आ पाएगी, है ना, बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस को। लेकिन अगर महागठबंधन भी एक सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, अंडरस्टैंडिंग के बेस के आधार पर, निस्वार्थ भाव से सामाजिक मुद्दे, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, इन सभी मुद्दों पर बेहतर तरीके से जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचकर अगर काम करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी उसमें काफी लाभ मिलेगा बिहार के अंदर में। आदित्य सर, अभी आपके भी पास आता ऐसा हूं। देखने को नहीं मिल रहा है। जी आदित्य सर, भाई देखिए, मैं कम तो शब्दों में सीधा चाहूंगा। ये जानता हूँ कि लोगों को जात पात और धर्म से ऊपर उठ के वोट करना चाहिए। लोगों को अगर बिहार में रोजगार चाहिए तो कांग्रेस को वोट करें, महागठबंधन को वोट करें। और जिस तरह से अभी देखिए 19 वर्षों में डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं लोग, ये इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। उससे अगर निकलना है, क्योंकि अब मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर बचा नहीं जो बर्बाद नहीं हुआ।
तो अब अगर उस पर चर्चा बिल्कुल। करेंगे हम लोग तो फिर वो लंबी चर्चा फिर से निकल के आएगी। लंबी हो जाएगी। तो लेकिन अगर हाँ 19 वर्षों का समय दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जिसे 19 वर्षों में उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और बिहार को बर्बाद कर दिया। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जैसे ह्यूमन कैपिटल की बात हो, चाहे औद्योगिकरण हो, शराबबंदी देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरह से बड़ी सूखा संख्या में नशाखोरी शुरुआत हो गई है। लोग लगातार मारे जा रहे हैं और कोई पहली और आखिरी घटना नहीं होती है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो लोग ये और ये और सोची सर समझी कोई नीति नहीं है, इस नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए सही तरीके से गवर्नेंस नहीं किया गया और एक फाइनेंशियल 20 बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिंडिकेट खड़ा कर 20,000 दिया करोड़ गया सर, इसके लिए। 20,000 करोड़ हाँ। का लॉसेज है बिहार को इससे, 20,000 करोड़ लॉसेज का है लॉसेज प्लस है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिंडिकेट खड़ा हो गया, पैरेलल सिंडिकेट खड़ा हो गया बिल्कुल। और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जब शराबबंदी खत्म होगी तो आप देखिए क्राइम किस तरह से शूट अप करेगा, क्योंकि जैसे बिल्कुल। जो बच्चे जो शराब पहुंचा रहे हैं उन्हें इजी मनी की आदत लग गई है, तो वो क्या करेंगे? तो वो दे विल टेक ऑन टू क्राइम, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम्स बहुत जबरदस्त तरीके से आप देखिएगा बढ़ेगा। तो बिहार नीतीश कुमार हैज बीन अ बिग फेलियर। Nitish Kumar has been a very big failure when it comes to ruling Bihar, and Bihar needs a change now. Bihar needs a change now, and Bihar definitely needs a change now. और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बिहार को बनाया है। आप 1990 के पहले देखिए बिहार को हमने किस तरह से बिल्डअप किया, चाहे वो हर तरह से जो उस वक्त का समय था उस हिसाब से जो डेवलपमेंट बिहार में हुई वो काबिले तारीफ है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हुआ वही था जो वो बंद हुए, नई इंडस्ट्रीज कुछ भी नहीं आज आई। हम हमेशा देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए बड़े-बड़े कॉन्क्लेव किए आते हैं देश के अलग-अलग शहरों में, लेकिन होता कुछ नहीं है, कोई आ नहीं रहा है। सर, जब तो तक बिहार की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक बिहार नहीं बलेगा। सर इसको यहीं पे ओवर करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबी टॉपिक हो गई है, हम लोग बहुत आगे निकल गए टॉपिक में। राजनीतिक सोच ऐसी राजनीतिक सोच रखने वाला व्यक्ति चाहिए, वैसा पॉलिटिकल लीडर चाहिए जो वैसा प्रोग्रेसिव सोच सोचता हो, जो लोगों के मन में वो चीज डाल सके। आप और जब तक इस सत्ता में गिरिराज सिंह जैसे लोग होंगे, जातिगत और धार्मिक राजनीति होता ही रहेगा और भारत कभी भी डेवलप कंट्री नहीं, 100 साल तक भारत डेवलप कंट्री नहीं बन सकता है। हम लोग इस टॉपिक को अब यहीं खत्म करते हैं, इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। तो जो ओवरऑल आप लोगों की बातों से जो मुझे समझ में आई एक बात कि बिहार को अगर सही दिशा में लेके जाना है तो राजनीति जो मुद्दे होने वो सामाजिक मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि जात पात पर है। और जो मानसिकता में जो बदलाव होना है वो बेहद जरूरी है और ऐसे लीडर्स हमें खुद चुनने होंगे, ना कि हमें जो थोपे जाते हैं लीडर्स उन्हें थोपना नहीं कहा जाके हम खुद से चुने। ये पब्लिक की भी ये होनी चाहिए कि हम जिसे वोट कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना सोचे, सामाजिक मुद्दों पर जो हमारे लिए खड़ा रहे वो बेहद जरूरी है। मैं इन तमाम टॉपिक को लेकर जो आपसे बात की है मैंने, आप दोनों मेरे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने BMW न्यूज बिहार को इतना समय दिया अपना, और आपने बहुत ही अहम मुद्दों को अहम पॉइंट्स को छुआ है जो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अभी बिहार का 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर ये जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं आने वाले बिहार के लोगों के लिए, खास करके जो लोग पलायन से त्रस्त हैं और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप दोनों ही गेस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।